हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का एक बहुत इजी चैप्टर दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर का नेम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आपको इस चैप्टर में मेनली पढ़ना क्या है? देखो, कंज्यूमर होता कौन है सबसे पहले ये समझते हैं। कंज्यूमर यानी कि वो इंडिविजुअल जो कुछ ना कुछ गुड्स को परचेज करता है या कुछ ना कुछ सर्विसेज को हायर करता है। आप, मैं, हम सब कंज्यूमर्स हैं। अब इन कंज्यूमर्स के साथ मार्केट में बहुत तरह की एक्सप्लॉयटेशन होती है, क्योंकि सेलर्स का जो मोटिव होता है वो बस प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो बहुत से सेलर्स कुछ ना कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होते हैं और वो कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो उसी एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये चैप्टर बना है। आप पढ़ोगे इसमें कि किस तरह कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन दैट इज हैपनिंग इन द मार्केट प्लेस। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, जो कि एक्ट आया था कंज्यूमर, उस एक्ट का नाम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बट इसी एक्ट को अमेंड करके 2019 में एक्ट पास किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसी के अकॉर्डिंगली हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 गिवन हो। ठीक है, आपको 2019 वाला एक्ट ही पढ़ना है। ठीक है, चलो अब इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे हु इज अ कंज्यूमर, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन को समझेंगे, देन कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उसके पास अधिकार हैं, क्या पावर्स हैं, देन कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, अगर कुछ भी ऐसा एक्सप्लोइटेशन होती है तो कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है कोर्ट में जाके, देन रिड्रेसल एजेंसीज क्या हैं, क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं, एंड वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, किस तरह आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेनली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और जो क्वेश्चन आता है वो मेनली तीन टॉपिक से आता है, एक कंज्यूमर राइट्स, दूसरा कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड तीसरा इज रिड्रेसल एजेंसीज। तो इन तीनों को अच्छे समझ के चलना है। तो चलो अब वन बाय वन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आ रहा है हु इज अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर कौन है? अब कंज्यूमर है कौन ये हम पढ़ने वाले हैं एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की एक्ट के अकॉर्डिंगली कंज्यूमर होता कौन है। तो देखो क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट, एनी पर्सन हु बायज गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड। मतलब कि कोई भी पर्सन अगर उसने गुड्स परचेज करें या कोई सर्विस हायर करिए फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब उसके बदले कुछ ना कुछ पेमेंट करिए, या तो पे कर दिया या फिर अभी प्रॉमिस किया कि वो फ्यूचर में पे करेगा, तो वो कौन है? कंज्यूमर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, any consumer of such goods or beneficiary of such services which is made with the approval of the buyer। मतलब कि सपोज एग्जांपल लेते हैं कि कोई मिस्टर ए है और उन्हें एक लैपटॉप की नीड है। ठीक है, अभी मैं अपना एग्जांपल देती हूँ इससे बढ़िया। अभी मेरे एग्जाम्स थे और मेरे पास अपना लैपटॉप तो है नहीं, तो मैंने अपनी सिस्टर से लैपटॉप लिया था एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो वो लैपटॉप का एक्चुअल में कंज्यूमर कौन है? मेरी सिस्टर। बट मुझे उस लैपटॉप की नीड थी तो मैंने परमिशन ली और उस लैपटॉप को यूज किया। तो उस केस में मैं भी एक कंज्यूमर कहलाऊंगी। ठीक है, तो वही मीनिंग है, एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज which is made with the approval of the buyer। ठीक है, third is any person who buys goods or hires services for the purpose of earning his livelihood is all means self employment। मतलब कि वो पर्सन जो कि गुड्स या सर्विसेज को हायर कर रहा है, बाय कर रहा है, किस पर्पस के साथ? अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए, तो वो भी एक कंज्यूमर कहलाता है। ठीक है, तो तीन पॉइंट्स हमने पढ़े कि कौन एक कंज्यूमर होता है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आता है हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया। क्या लिखा हुआ है इसमें? इट रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम अनस्क्रपलस, एक्सप्लॉयटेटिव, unfair trade practices of manufacturers, traders, sellers, and service providers. Consumer protection not only includes educating the consumers about their rights, responsibilities, but also help them to solve their grievances। मतलब कि consumers को बताया जाता है कि उनके क्या क्या rights हैं, उनके पास क्या power है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और वो किस तरह कोर्ट में जाके केस फाइल करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, ग्रीवेंसेस यानी कि इश्यूज या प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये सब आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पढ़ना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे मेन टॉपिक कंज्यूमर राइट्स, कि कंज्यूमर के पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या पावर है। तो 6 राइट्स आपको समझने हैं। सबसे पहले आता है राइट टू सेफ्टी, सेकेंड इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, थर्ड इज राइट टू चूज,
देन राइट टू बी हर्ड, इसके बाद राइट टू सीक रिड्रेसल एंड देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये हैं क्या? आ जाओ इन्हें देखते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सबसे पहले है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है? द कंज्यूमर हैज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हैजार्डस टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। मतलब कि इसमें हम बात करते हैं फिजिकल डैमेज की, इसमें हम बात करते हैं फिजिकल इंजरी की। मतलब अगर एक कंज्यूमर ने, किसी पर्सन ने कोई इस तरह का प्रोडक्ट परचेज किया है, कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट परचेज किया है, तो उसके अगेंस्ट उसे सेफ्टी मिले, किसी भी तरह की इंजरी कॉज ना करे। अगर ऐसा होता है, कोई भी इंजरी कॉज होती है, तो वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है कि सपोज किसी मिस्टर एक्स ने कोई इन्वर्टर परचेज किया, इन्वर्टर पूरा सेट कर दिया और बाद में हुआ क्या, एक शॉक लग गया या फिर वो ब्लास्ट हो गया, तो वहां पे उनका जो राइट टू सेफ्टी है वाला राइट है वो कहीं ना कहीं वायलेट हुआ है और वो सेलर के अगेंस्ट जाके केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला राइट क्या है? राइट टू सेफ्टी। ठीक है, इसके बाद सेकंड है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब कि कंज्यूमर के पास राइट है कि वो जो भी प्रोडक्ट मार्केट में परचेज करेगा वो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है फ्रॉम दिस सेलर, कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, क्या उसका एमआरपी है, क्या एक्सपायरी डेट है, कितनी क्वांटिटी है, किस तरह उस प्रोडक्ट को यूज करना है, वो सभी इंफॉर्मेशन वो गैदर कर सकता है फ्रॉम द सेलर। और ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी सभी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड करे। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट्स पे पीछे लेबलिंग गिवन होती है, पूरा डिटेल गिवन होता है उस प्रोडक्ट के बारे में। वो कौन सा राइट है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। क्या लिखा है? द कंज्यूमर हैज द राइट to have complete information about the product he wants to buy, including its ingredients, MRP, expiry date, quantity, instructions to use. ठीक है, थर्ड इज राइट टू चूज। राइट टू चूज क्या है कि अगर एक कस्टमर या कंज्यूमर मार्केट में जाके कोई भी गुड परचेज करना चाहता है तो उसके पास राइट है कि वो एक वैरायटी मांग सकता है सेलर से, कि वो बहुत सारी वैरायटीज में से या बहुत सारी ब्रांड में से अपने पसंद का गुड परचेज करेगा। और सेलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी जितनी वैरायटी है गुड्स की वो कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को शो करे। ठीक है, क्या लिखा गया है? The consumer has the right to choose from a variety of products at competitive prices. Thus, the marketers should offer a wide variety of products to the customers. ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी आप मार्केट में जाते हो, अगर आप छोटी से छोटी चीज भी खरीदना चाहोगे तो सबसे पहले आप वैरायटी देखना चाहोगे। कि अगर आपको 5 रुपए का पेन भी परचेज करना है तो आप पहले वैरायटी देखोगे कि इसमें हमारे पास क्या क्या ब्रांड है, क्या क्या डिजाइन है। तो वो कौन सा राइट है? राइट टू चूज। ठीक है, इसके बाद राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड क्या कहता है कि अगर कस्टमर के साथ कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन होती है या उसने जो भी प्रोडक्ट परचेज किया वो एज पर हिज एक्सपेक्टेशंस नहीं रहा, तो वो उस केस में कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है, उसकी सुनवाई होगी। वही क्या है? राइट टू बी हर्ड। क्या लिखा है? द कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद अ गुड और सर्विस। ठीक है, इसके बाद राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल कह सकते हैं कि राइट टू बी हर्ड का ही एक स्टेप अहेड है। इसमें क्या है? द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल्स शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशंस। राइट टू बी हर्ड का मतलब था कि आप केस फाइल कर सकते हो। राइट टू सीक रिड्रेसल का मीनिंग है कि आपने केस फाइल किया, अब उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ रिलीफ, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। या तो उस प्रोडक्ट को रिपेयर कराया जाएगा, या फिर उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, या फिर आपको उसके अगेंस्ट रीपे कर दिया जाएगा, आपको कंपेंसेट कर दिया जाएगा। वो आता है राइट टू सीक रिट्रेसल में। ठीक है, इसके बाद राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि कंज्यूमर को टाइम टू टाइम एडुकेट कराया जाता है उनके राइट्स, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। उनको बताया जाता है कि वो किस तरह एक्सप्लॉइटेशन को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? द कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्वायर नॉलेज and to be well informed throughout life. He should be made aware of his rights and reliefs available to him in case of the product or service falls short of his expectations. ये किस में आता है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसलिए बहुत से ऐसे एनजीओज भी हैं, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इसी पर्पज के लिए बनी है, जो कंज्यूमर्स को एडुकेट करती हैं। इसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी बहुत से ऐसे कैंपेन्स करते हैं, बहुत से ऐसे एडवर्टीजमेंट्स पास करते हैं, ताकि जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने राइट्स, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके अवेयर रहें। ठीक है, तो ये इसके 6 राइट्स हो गए। सबसे पहले राइट टू सेफ्टी, देन राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इसके बाद राइट टू चूज,
राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब हमने पहले पढ़ा कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, कि कंज्यूमर के पास क्या क्या पावर है जो वो एक्सरसाइज कर सकता है इन द मार्केट प्लेस। अब आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कि कंज्यूमर की जिम्मेदारियां ही बनती हैं कि उसे क्या क्या ध्यान में रखना है जब वो मार्केट में जा रहा है। सबसे पहले बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। कंज्यूमर को अवेयर रहना है कि मार्केट में क्या क्या गुड्स या सर्विसेज हैं, किस प्राइसेस पे डीलिंग्स हो रही हैं, तो वो उसे पता होना चाहिए। देन बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स, यानी कि आप अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस पर ISI मार्क होना चाहिए। अगर आप कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस पर एग मार्क होना चाहिए। ठीक है, जो कि उस प्रोडक्ट की, उस गुड की क्वालिटी को बताता है। इसी तरह अगर आप गोल्ड परचेज कर रहे हो या कुछ भी ज्वेलरी परचेज कर रहे हो तो वहाँ पे हॉल मार्क होता है। ये सभी मार्क्स कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद रीड लेबल्स केयरफुली टू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के पीछे आपको लेबल मिलते हैं, पूरी डिटेल गिवन होती है प्रोडक्ट के बारे में, तो उसे ध्यान से रीड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसके बाद आस्क फॉर अ कैश मेमो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ भी परचेज कर रहे हो तो उसका जो बिल है, जो कैश मेमो है, वो लेना नहीं भूलना। देन फाइल अ कंप्लेंट इन केस ऑफ एनी शॉर्टकमिंग ऑफ द गुड्स परचेज्ड। अगर आपने कोई भी गुड परचेज किया है और वो एक्सपेक्टेशन के जैसा नहीं रहा, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो उस केस में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जो कि करना जरूरी है। ओके, देन बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। इसके बाद फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज। बहुत सी कंज्यूमर सोसाइटीज फॉर्म कर सकते हो, सो दैट आप इकट्ठा मिलके, सब लोग मिलके केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, आप जो भी करो एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के करना, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हो, आपको बुक में भी मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो सबसे पहले आता है एनी कंज्यूमर कैन फाइल द कंप्लेंट। सिंपल बात है कि जो भी कंज्यूमर के साथ कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन हुई है वो सबसे पहले जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है। देन एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, ऐसी बहुत सी कंज्यूमर एसोसिएशंस हैं जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही हैं, तो वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। थर्ड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी कंज्यूमर्स के बिहाफ पे केस फाइल कर सकती है। इसके बाद वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। मतलब कि अगर बहुत सारे कंज्यूमर्स ने मिलके कोई प्रोडक्ट परचेज किया और उस प्रोडक्ट से सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ इंजरी कॉज हुई, तो वो सभी कंज्यूमर्स कोर्ट में केस फाइल ना करके कुछ एक दो कंज्यूमर्स सबके बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, देन अ लीगल हियर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर। डिसीज्ड यानी कि एक ऐसा कंज्यूमर जिसकी डेथ हो गई है, तो उसका जो भी लीगल हियर है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो या तो एक कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करेगा या फिर कोई कंज्यूमर एसोसिएशन। थर्ड है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ कंज्यूमर्स, बहुत सारे कंज्यूमर्स के बिहाफ पे भी केस फाइल कर सकते हैं, या फिर जो लीगल हियर है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी केस फाइल कर सकता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिड्रेसल एजेंसीज। रिड्रेसल एजेंसीज क्या है कि अब अगर एक कंज्यूमर को केस फाइल करना है, कंप्लेंट फाइल करनी है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है कि कहाँ पे जाके वो अपना जो केस है वो फाइल कर सकता है। तो इसमें आपको चार देखो समझना है। सबसे पहले सबसे नीचे लेवल पे आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इसके बाद आता है स्टेट कमीशन, देन नेशनल कमीशन, और सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कि अगर जो कंज्यूमर है उसकी जो कंप्लेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे सॉल्व नहीं होती तो वो स्टेट कमीशन पे अप्रोच करेगा। स्टेट कमीशन पे भी नहीं होती तो वो नेशनल कमीशन पे अप्रोच करेगा, और अगर नेशनल कमीशन पे भी नहीं होती तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, जब जो कि सबसे सुपीरियर अथॉरिटी है। ठीक है, अब इनको अच्छे समझते हैं डिटेल में। देखो, सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड टू अदर मेंबर्स, वन ऑफ whom शुड बी अ वुमेन। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में होगा कौन कौन, एक प्रेसिडेंट होगा और दो अदर मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक विमेन होना कंपलसरी है। ठीक है, देन प्रेसिडेंट कौन होगा, अ वर्किंग और रिटायर्ड जज एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। प्रेसिडेंट कौन हो सकता है, कोई भी वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट,
द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। देन द डिस्ट्रिक्ट कमीशन विल एंटरटेन वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डजंट एक्सीड 1 करोड़, मतलब कि यहाँ पे कितने अमाउंट तक की कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। तो अगर कंप्लेंट फाइल करनी है जो कि 1 करोड़ के अंदर अंदर ही है, तो वो कहाँ पे फाइल होगी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, ठीक है। ये अमाउंट याद आपको रखना है। देन the district forum, after being satisfied that goods are defective or there is some unfair trade practice, can issue an order to opposite party directing him to either replace or return the price and pay compensation। मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट फॉरम को लगा कि हाँ जो कंप्लेंट है वो जेन्यून है, तो उस केस में वो जो भी सेलर या जिसने भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में जो भी इंडल्ज रहा, उसको वो ऑर्डर करेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन कि आप या तो प्रोडक्ट को रिप्लेस करो या तो रिटर्न कर दो प्राइस, ठीक है, कंपनसेट करो। देन in case the aggrieved party is not satisfied with the order of the district forum, he can appeal before state commission within 45 days of passing an order। अगर जो वो कंज्यूमर है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो स्टेट कमीशन में अपील कर सकता है, अप्रोच कर सकता है विद इन 45 डेज ऑफ पासिंग एन ऑर्डर। कितने दिन के अंदर अंदर? 45 डेज के अंदर, ठीक है। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कमीशन। इसके बाद स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, एंड 2 अदर मेंबर्स, वन ऑफ whom शुड बी अ विमेन। सेम केस, एक प्रेसिडेंट होगा और 2 अदर मेंबर्स होंगे जिसमें से एक विमेन होना कंपल्सरी है। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? अ वर्किंग और रिटायर्ड जज एट हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई भी वर्किंग या रिटायर्ड जज प्रेसिडेंट बन सकता है इन केस ऑफ स्टेट कमीशन। देन द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगेन प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद the state commission will entertain where value of goods and services exceeds 1 crore but doesn't exceed 10 crores। मतलब कि स्टेट कमीशन में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कितने अमाउंट तक की? 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की कंप्लेंट यहाँ पे फाइल की जा सकती है। ओके, देन स्टेट कमीशन being after being satisfied that goods are defective or there is some unfair trade practice can issue an order to opposite party directing him to either replace or return the price or pay compensation। सेम चीज वही। in case the aggrieved party is not satisfied with the order of state forum, अगर जो कंज्यूमर है वो स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो ही कैन अपील बिफोर नेशनल कमीशन विद इन 30 डेज। तो वो कहाँ पे अपील करेगा? नेशनल कमीशन में। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर। ओके, इसके बाद नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन क्या है? कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर्स, वन ऑफ whom शुड बी अ विमेन। यहाँ पे 4 अदर मेंबर्स चाहिए जिनमें से एक विमेन होना कंपल्सरी है। इसके बाद प्रेसिडेंट कौन होगा? अ वर्किंग और रिटायर्ड जज एट सुप्रीम कोर्ट। ओके, देन द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे नेशनल कमीशन की बात आ चुकी है, ठीक है। Then the National Commission will entertain where value of goods and services exceeds 10 crore। अगर कंप्लेंट 10 करोड़ से भी ज्यादा की है तो वो कहाँ पे आएगी? नेशनल कमीशन में। ओके, then the National Commission, after being satisfied that goods are defective or there is some unfair trade practice, can issue an order to opposite party directing him to either replace or return the price or pay compensation। In case the aggrieved party is not satisfied with the order of national forum, अगर consumer national forum के order से भी satisfied नहीं होता है, तो he can appeal before Supreme Court within 30 days of passing an order। तो वो कहाँ पे अपील करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर, ठीक है। ये हो गया। तो रिड्रेसल एजेंसीज में आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरा स्टेट कमीशन एंड थर्ड इज नेशनल कमीशन। कितने कितने अमाउंट की कंप्लेंट कहाँ पे फाइल होगी? अगर 1 करोड़ तक की कंप्लेंट है तो वो आप फाइल करते हो इन डिस्ट्रिक्ट फोरम, ठीक है। अगर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की कंप्लेंट है तो वो आप फाइल करते हो इन स्टेट फोरम, ठीक है। और अगर मोर देन 10 करोड़ तक की कंप्लेंट है तो वो आप फाइल करते हो इन नेशनल कमीशन, ठीक है। और इसके ऊपर तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट आ ही जाता है। ओके, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे समझना है। किस एक्ट के अकॉर्डिंगली? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंगली आपको ये पढ़ना है, क्योंकि 2019 के एक्ट के अकॉर्डिंगली
जो ये डेटा है, ये अमाउंट है, वो चेंज हुआ है। तो आपको 1986 वाला एक्ट नहीं पढ़ना, 2019 वाला पढ़ना है, ये चीज याद रखना। ओके, इसके बाद टॉपिक आता है रिलीफ्स अवेलेबल। अब एक कंज्यूमर के पास क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल है वो समझ लेते हैं। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम द गुड्स और डेफिशिएंसी फ्रॉम सर्विसेज, या तो गुड्स में से जो भी डिफेक्ट है उसको रिमूव करो, इसी तरह सर्विसेज में भी जो भी डेफिशिएंसी है उसको आप रिमूव करो। देन टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद द न्यू वन, आप रिप्लेस कर दो प्रोडक्ट को ही। इसके बाद टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट, आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज किया था अगर वो सही नहीं है, उससे आपको कुछ भी इंजरी कॉज हुई है, तो उसके अगेंस्ट आपको प्राइस पे कर दिया जाएगा, ये भी रिलीफ अवेलेबल है। इसके बाद टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर, सिंपल पॉइंट। देन टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, या तो सेलर जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज है उसे डिसकंटिन्यू करे। टू विदड्रॉ द हैजार्डस गुड्स फॉर सेल, आपने जो भी गुड्स जो कि इंजरी कॉज कर रहे हैं कस्टमर्स को, उनको मार्केट में से विदड्रॉ कर दो, ठीक है। टू इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ अ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, आपने ऐसी कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर पहले पास की थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुई है, तो अब आप एक करेक्ट एडवर्टीजमेंट इशू करो उस एडवर्टीजमेंट की जगह पे, तो ये भी रिलीफ अवेलेबल होता है। इस तरह के आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हो जो कि आपको बुक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से रीड करना जरूर, ठीक है। इसके बाद वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और क्या क्या तरीके हैं जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, मतलब बहुत से ऐसे बिजनेस, बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने खुद के ग्रीवियंस सेल्स फॉर्म कर रखे हैं, जैसे कि बहुत से कस्टमर केयर सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कस्टमर्स अपनी केस फाइल कर सकते हैं, तो वो किस में आता है, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। देन बहुत सी बिजनेस एसोसिएशंस हैं जो इसी पर्पस के लिए काम कर रही है, कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को टाइम टू टाइम अवेयर कराया जाए। बहुत सी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और गवर्नमेंट तो है ही जो इस तरह के कैंपेन्स एडवर्टीजमेंट पास करती है और कंज्यूमर को अवेयर करती है। तो इस तरह के भी कुछ वेज हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो कि आपने समझे। ओके, बस इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने समझा था कि एक कंज्यूमर कौन होता है, उसके बाद हमने देखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन जिसमें आपको पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंगली। देन कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं वो हमने डिस्कस किए। देन कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो जाती हैं, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद रिड्रेसल एजेंसीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक एग्जाम में आएगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसे अच्छे से पढ़ लेना है, बुक से रीडिंग जरूर करनी है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है, स्टेट कमीशन क्या है, नेशनल कमीशन क्या है। उसके बाद हमने देखा क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं, एंड लास्ट टॉपिक वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर तो कंप्लीट है, बहुत इजी चैप्टर है, आप बस बुक से इसकी रीडिंग जरूर करना, और जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपको 3 आवर्स पढ़ने हैं अपने एग्जाम के लिए। सबसे पहला राइट्स, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और लास्ट आता है आपके पास रिड्रेसल एजेंसीज। तो इन टॉपिक को तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो बस इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना मत भूलना, और वीडियोस इसी चैनल पे आती रहेंगी, तो जस्ट स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।